से पढ़ाती है दीदी ने, अभी सत्र लिया होगा तो दीदी जरूर बताइए। और सिप्रा मैम ने भी आपको पढ़ाया होगा प्राणी हीलिंग के बारे में, वो शायद परसों का क्लास था उनका दीदी का है दीदी। चलिए करेंगे अब हम पढ़ा दिया, हो गया। जी जी दीदी ठीक है। तो श्वास को भरेंगे और यथाशक्ति श्वास को खाली, क्योंकि इससे हमारा पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे ब्रेन की तरफ एक्टिव होता है। तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर जो भी मैं आसन कराऊंगी वो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड ही कराऊंगी आपको, जिससे हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वो बैलेंस रह सके, ना तो उससे हार्मोन्स का अधिक सीक्रेशन हो न कम, क्योंकि कम होने पे भी हमें परेशानी होती है और अधिक होने पर भी अति सर्वथा वर्जित, किसी चीज की अति होना भी वर्जित है। तो चलिए श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे इस तरह से दोनों पैरों हाथों को नीचे ले जाएंगे यथाशक्ति, और सर को हम जमीन से लगा देंगे। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, जो जितना जा पा रहे हैं उतना ही करेंगे। और 5 सेकंड होल्ड करेंगे या 10 सेकंड। मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे अपनी होल्डिंग पावर को बढ़ाना है, ये नहीं कि आज आपकी 10 सेकंड कर पाओगे या 20 सेकंड। काउंट करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5। चलिए इतना ही करेंगे क्योंकि समय की एक सीमा है, एक आसन में हम इतना ही है। लेकिन आप जब स्वयं का अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना होगा, उसमें होल्ड रखने का, उसके रिपीटेशन को बढ़ाना होगा। चलिए एक बार फिर से करते हैं। श्वास को खाली करते हुए नीचे जाएंगे और अपने सर को भूमि से स्पर्श करेंगे और 5 सेकंड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा शरीर जमीन से है, तो जो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर की, तो हमारे जो तंत्रिका तंत्र है और हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे संबंधित अगर कोई भी हमें कोई भी परेशानी है, कोई भी बाध्यता है, तो वह सब दूर होती है। हमारा जो पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है वो एक्टिव होता है, थायराइड ग्रंथि से T3 निकलने वाला हार्मोन संक्रित होता है। तो श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे इस तरह से यथाशक्ति। चलिए ये हमने किया अधोमुखासन। अब हम इसके बाद करेंगे दूसरा अभ्यास थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड मार्जरी आसन। इसके लिए क्या करेंगे, हम घुटने के बल आएंगे। इस अधोमुखासन का एक लाभ और आपको मिलता है, इससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो तो सक्रिय होती है, इससे जो आप लोग शीर्षासन करना चाहते हैं, जिनकी जो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस आसन से भी आपको वही लाभ है, क्योंकि शीर्षासन करने से हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ एक्टिव होता है। और इस आसन अधोमुखासन में भी हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ एक्टिव होता है। तो हमारी स्मरण शक्ति के लिए हमारी जो ब्रेन में रिलेटेड पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, हाइपोथैलेमस जो भी ग्लैंड है वो सभी उनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहता है। तो चलिए अब अगला करेंगे हम मार्जरी आसन। उसके लिए हम करेंगे इस तरह से बैठ जाएंगे और घुटनों के बल आएंगे। ये हमारी स्पाइन के लिए भी मैंने बताया कि हमारे जो शरीर है वह इंटर कनेक्टेड है, हर का एक दूसरे से, हर मसल्स का, हर बोन्स का, हर मांसपेशियों का एक दूसरे से जो एक संधि बने है इस शरीर में। अगर हम हाथों में कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है तो उसका प्रभाव भी हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। तो मार्जरी आसन करेंगे, ये हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए तो उपयोगी है, ये साथ ही हमारे स्पाइन के लिए भी। तो श्वास को भरते इसमें विशेष ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को नीचे नहीं ले जाएगा, अन्यथा सभी कर सकते हैं। श्वास को भरेंगे और गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, जितना आप ले जा सके श्वास को भरते हुए। और हमारा जो स्पाइन का लंबर एरिया है वो नीचे की तरफ पुश होगा, यानी कि जमीन की तरफ, और गर्दन ऊपर की तरफ। सांस को भरते ऊपर। इस समय हमारी थायराइड ग्लैंड है उस पर पूरी स्ट्रेचिंग यानी कि पूरा खिंचाव आ रहा है। और श्वास को खाली करते हुए नीचे ले जाएंगे अपनी गर्दन को, और हमारा जो लंबर एरिया है स्पाइन का वो ऊपर आएगा। हमारी जो चिन है वो छाती से लगी हुई होगी। कुछ समय के लिए होल्ड रखें, 1 2 3 4 5।
अच्छा, कोई भी आसन आप करें उसमें होल्डिंग होना, यानी कि कुछ समय के लिए रुकना बहुत जरूरी है, उसमें समय देना। स्वामी जी को भी आपने सुना होगा, ये नहीं कि आप किसी भी आसन में गए और वापस आ गए। सांस को भरेंगे, ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5। सांस को खाली करते हुए नीचे जाएंगे। इससे आपका जो विशुद्धि चक्र है वो भी एक्टिव हो रहा है। मैंने बताया था ना कल भी कि जो थायराइड ग्लैंड है, जब विशुद्धि चक्र से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, जब हम उस पर कार्य करते हैं तो वहां से रिलेटिव कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हो, तो वह कोई भी विकृति शरीर में आ गई हो तो वह दूर होती है हमारे शरीर की। तो कुछ समय के लिए रुके, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो मैंने इस अभ्यास को 2 बार रिपीट किया। तो चलिए अब पेट के बल लेट जाएंगे, यहीं से ही करेंगे। अब हम तीसरा अभ्यास, इस तरह से दोनों हाथ हमारे कंधे के पास होंगे और पैर आपस में मिले हुए, पैरों के पंजे। सांस को भरेंगे, सांस को भरते हुए अपनी गर्दन को, अपने चेस्ट को इतना ऊपर उठाएंगे, अपने नाभि तक ऊपर उठाएंगे सभी, जो जितना उठा सकते हैं। ये बैक पेन के लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन है और हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए भी। तो 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे। आसनों को जब आप प्रभाव देखेंगे, जब आपको जब पता चलेगा जब आप उसमें होल्ड होंगे। अभी जो कोई ये भुजंग आसन करेगा ना, देखा होगा जो हमारी थायराइड ग्लैंड है और हमारी जो स्पाइन का लंबर एरिया है, वहाँ कितना स्ट्रेचिंग यानी कितना खिंचाव हो रहा था। जब किसी चीज पर खिंचाव होता है तो वहां से रिलेटेड हमें कोई भी परेशानी हमारे शरीर में हो, वहां की जो सेल्स है, जो डैमेज सेल्स है, मैंने कल भी बताया था, वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो चलिए आज हम फिर कल से वही 7 आसन रिपीट करेंगे जो हमने कल थायराइड वाले के थे। तो सबसे पहले करेंगे अब हम उष्ठासन। इसी तरह घुटने के बल आ जाएंगे। हमने 3 आसन किए हैं, अधो मुखासन, भुजंगासन और मार्जरी आसन। सभी को आसनों के नाम भी याद होने चाहिए, नोट करते जाए आपके साथ के साथ आसनों के नाम, तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि अभी हमें कौन सा आसन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बहनों को तो आसनों के नाम ही याद नहीं रहते, उनको बोला जाए तो वे सोचती रहती है जब उनका एग्जाम होता है कि कौन सा आसन मैम ने करने के लिए कह रहे। जब आसनों के नाम अच्छे से याद आपको होंगे तो आप फटाफट जल्दी से करके दिखा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी दिखाने में। तो अब हम करेंगे उष्ठासन, यानी ऊंट की तरह अपने शरीर की आकृति बनाएंगे। हमारे ऋषि मुनि ने पशु पक्षी पेड़ पौधों इन्हीं की आकृति पे इन आसनों के नाम अलंकृत किया है, जैसे कि मकरासन, मकर की आकृति पर, मयूर आसन मोर की आकृति। तो इस तरह ऊंट की तरह अपने शरीर की आकृति बनाएंगे। घुटनों के बल आ जाएंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को भरते हुए यथाशक्ति पीछे जाएंगे। राइट हैंड से राइट पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और लेफ्ट से लेफ्ट की, और श्वास को भरते यथाशक्ति हमारा गर्दन पीछे जाएगी। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हम इसमें एक विशेष ये बात याद आना, जब हम जाते हैं उष्ठासन के लिए तो हमारे राइट हैंड से पीछे जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हम लेफ्ट हैंड से वापस आते हैं। अब हम यहीं से ही करेंगे, पीछे जाएंगे, सुप्त वज्रासन का अभ्यास। ऐसे ही घुटने के बल बैठे रहेंगे। मैं देख रही हूँ कौन बहनें कर रही है, कुछ बहनें कर रही है, कुछ सिर्फ सुन रही है, तो इसीलिए बहुत ही सरल आसन मैं आपको कराई, कोई एडवांस आसन मैं आपको नहीं करा रही हूँ। आप कोशिश करेंगे तो आराम से कर पाएंगे, जितना आप कर सके यथाशक्ति। तो श्वास को खाली करते हुए अपने हाथों की सहायता से इस तरह से पीछे जाएंगे, अपनी कोहनियों के सहारे अपने हाथों के इस तरह से अपने पीछे लेट जाएंगे। पूरा घुटने आपके फोल्ड ही रहेंगे। अब इस समय आप जो कोई कर रहे हैं वो महसूस करो आपकी थाइज के मसल्स पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पेट पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, पेट के एक एक
मसल्स जो हमारी है वो खींच रही है। तो जिनको इसका एक विशेष लाभ है, जिनको नाभि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वह दूर होती है। तो चलिए दोनों हाथों की सहायता से पहले अपनी गर्दन को हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे। यथाशक्ति दोनों हाथों को हाइट पर रखेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। जो कोई बहन कर पा रही हो, इस टाइम देख रही होगी कि हम थायराइड ग्लैंड इतनी खींच रही है हमारी, इस हम बोल पाने में भी निःशब्द है, नहीं तो कुछ बोलने में असमर्थ है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रही हूँ। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों की सहायता से अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे और फिर हाथों की सहायता से धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह से ये हमने किया उष्ठासन और सुप्त वज्रासन का अभ्यास। अब हम आगे चलेंगे। यहीं से हम पेट के बल लेट जाएंगे, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से धनुष के आकार की अपने शरीर की आकृति बनाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और अपने राइट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को और लेफ्ट से लेफ्ट पैर के अंगूठे को और श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन और छाती को ऊपर उठाएंगे और अपने पैरों को घुटने तक ऊपर उठाएंगे। सांस को भरेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जब हम वापस आते हैं तो हमें किसी भी आसन में झटके से वापस नहीं आना है, आराम से रिलैक्स करते हुए, क्योंकि जब हम उतना रिलैक्स करना भी हमारे लिए उतना ही लाभदायक होता है जितना आसन में जाना। तो चलिए अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। अब हम करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास, जो मैंने कल भी आपको कराया था। इस तरह से और अपने हाथों की सहायता से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और फिर पैरों को पूरा सीधा कर देंगे ऊपर और अपनी ठोड़ी को इस तरह से अपनी ठोड़ी को छाती से लगाएंगे, चिन्ह को। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे सरल मत्स्यासन का अभ्यास, जिसको हम इसका काउंटर पोज भी कहते हैं कि सर्वांगासन के बाद हमें सरल मत्स्यासन करना चाहिए, क्योंकि अभी देखा हमारी चिन्ह जो थी वो थोड़ी तेज से लगी हुई थी, लेकिन अब हमारी जो गर्दन है वो पीछे की तरफ, यानी कि इसका काउंटर पोज सर्वांगासन का सरल मत्स्यासन। और अपने दोनों हाथों से हम अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे पद्मासन लगा के और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथों से पहले अपनी गर्दन को हम सीधा रखेंगे। ये नहीं कि आप अपनी गर्दन को झटके से पीछे से बिल्कुल सीधा कर लिया, नहीं, आराम से रिलैक्स होकर ये हम अपने पद्मासन को खोलेंगे इस तरह से। अब हम यहीं से ही करेंगे। कल ये अभ्यास मैंने नहीं कराया था, लेकिन आज कराऊंगी। आज हम करेंगे हलासन का अभ्यास। तो अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और सर के पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे यथाशक्ति। आप अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। इस तरह से पीछे जाने के लिए अपनी स्पाइन को इस तरह से जमीन से पैरों को लगा देंगे। काउंट करेंगे यथाशक्ति। दोनों हाथ इस तरह से भूमि पर रहेंगे और हमारी जो चिन्ह है वो छाती से लगी हुई होगी। 1 2 3 4 5। अभी आप देख रहे होंगे
इस आसन की पोजीशन में हमें कितने लाभ प्राप्त हो रहे हैं, हमारी स्पाइन कितनी फ्लेक्सिबल हो रही है, हमारी रीढ़ के, मैम ने कल बताया था ना कि रीढ़ बहुत फ्लेक्सिबल होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, तभी तो हम इसको इस तरह से मोड़ पा रहे हैं ना। और अपनी गर्दन जो हमारी थोड़ी है, वो चिन्ह है जो वो छाती से लगी हुई है, तो हमारी इससे थायराइड ग्लैंड भी एक्टिव हो रही है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हमें कोई भी जो प्रॉब्लम है, T3 T4 हार्मोन्स का सीक्रेशन सुचारू रूप से हो रहा है। जिनको थायराइड हुआ है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अपनी दवाई एकदम बंद नहीं करना है किसी को भी कि आज ही दवाई जो बहने जिनको थायराइड है कि नहीं, धीरे धीरे योग अभ्यास को प्रतिदिन करेंगे तो जब आप अपना चेकअप कराएंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह अपना थायराइड क्योर किया था। तो चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। ये हमने किया हलासन, वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे सेतु बंध आसन का अभ्यास। चलिए लेट जाएंगे इस तरह से, अपने दोनों पैरों की जो एरिया है उनको पकड़ लेंगे, जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ लेंगे, जो हाथों को साइड में रख लेंगे, जिनकी पकड़ में आ रही है, और पैरों को नितंब के पास ही रखेंगे और श्वास को भरते हुए अपने जो हिप्स है, आपके बीच की पोजीशन है कमर की, उसको ऊपर उठाएंगे, लंबर एरिया को, श्वास को भरेंगे और ऊपर उठाएंगे इस तरह से। सेतु बंध आसन 1 2 3 4 5। इससे जो हमारे गर्भाशय संबंधी जो प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। एक आसन का आपको थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड, लेकिन उसका दूसरा प्रभाव भी, दूसरे लाभ भी हमारे शरीर में। ये कहा गया है ना कि रोगों को ठीक करना तो योग का साइड इफेक्ट है, यानी कि रोग तो जब आप योग अभ्यास करेंगे तो आपके रोग तो वैसे ही ठीक होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने स्वस्थ अपने आप को बना लेंगे, अपने आप के मसल्स को कितना आप स्टेबल बना लेंगे, अपनी मांसपेशियों को, अपनी कोशिकाओं को। तो आज हमने ये कुछ योगाभ्यास किए, मैं लगभग सभी योगाभ्यास आपको करा चुकी हूँ। आज हमने अलग से कौन कौन से अभ्यास किए, हमने किया अधोमुखासन, हलासन किया, उसके बाद हमने भुजंग आसन किया और मार्जरी आसन किया। तो हमने आज अलग से ये 4 अभ्यास और किए हैं, और कल के जो 7 अभ्यास मैंने कराए थे उनका भी रिपीटेशन मैंने आज आपको कराया है। तो हमारे टोटल 11 अभ्यास हो गए हैं। तो चलिए अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। हाँ, लगभग मैं आपको सभी आसन करा चुकी हूँ। आज हमने 11 अभ्यास किए हैं कम से कम आसनों के, कल हमने 7 अभ्यास किए थे। तो अब हम आगे चलते हैं, सभी किसी भी आसन में बैठ जाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मैंने आपको बताया है कि थायराइड ग्रंथि का क्या योगदान है हमारे शरीर पर। थायराइड ग्रंथि हमारे दिमाग के विकास के लिए उपयोगी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे बॉडी के वजन के लिए, हमारी हार्ट रेट के लिए, हमारी भूख के लिए, और हमारे बालों की क्वालिटी के लिए, और हमारी स्किन के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जिन महिलाओं को थायराइड होता है, या तो उनका नेसेसरी वेट बढ़ जाता है, भूख से कम खाती है, लेकिन उनका शरीर का वेट फिर भी बढ़ता जाता है, वह वेट को पुटअप करती जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है, वे क्या होता है, खाना अधिक खाती है, डाइट अच्छा लेती है, लेकिन उनका वजन फिर भी गिरता चला जाता है, कम होता चला जाता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है उनको, और हार्ट भी बड़ी रहती है, और शिवरिंग, उनकी बॉडी में शिवरिंग भी होती है। और जिनका हाइपोथायराइडिज्म के कम होता है, T3 T4 का हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, तो उनको थकावट बहुत रहती है, उनका शरीर हमेशा थका थका रहता है, क्योंकि उनकी हड्डियां वीक हो गई है। मैंने बताया ना, हड्डियों के विकास के लिए भी थायराइड ग्रंथि का योगदान है, तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब हम प्राणायाम का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान है। कल दीदी ने आपको 2 दिन से दीदी आपको बहुत अच्छा पढ़ा रही है, पढ़ाया आपको प्राण के बारे में, आपको प्राणायाम के बारे में। तो चलिए अब हम करेंगे सबसे पहला प्राणायाम
भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका से मैंने कल बताया आपको कि हमारे जो लंग्स है कैपेसिटी बढ़ती है, जो वायु कोष्ठक है यानी कि जो एल वाली जहाँ से हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर हमारे पूरे शरीर में डिलीवर करता है, आगे पहुंचाता है, ये आदान प्रदान चलता है। फिर वहां से वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस एल वाली में यानी कि वायु कोष्ठक में छोड़ता है, जिसको हम फिर श्वास के थ्रू बाहर निकाल देता है। फिर ऑक्सीजन लेते हैं। ये प्रोसीजर हर श्वास पर श्वास के साथ चलता रहता है। तो हम उसी तरह अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहते हैं इस ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन को लेना और खाली करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। हम जो पर श्वास के साथ हम कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, आपको यह आइडिया भी नहीं होगा। ये हमको जब पता चला कोरोना काल के समय, जब हम देखे होंगे ना आपको ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो कितने महंगे हैं, लेकिन हम भगवान का को क्रेडिट यानी कि धन्यवाद देना भूल जाते हैं। उन्होंने फ्री में हमें वायुमंडल में इतना ऑक्सीजन, हम श्वास पर श्वास के साथ कम से कम 500 लीटर हम श्वास का इनहेलेशन करते हैं हर श्वास पर श्वास के साथ। लेकिन जब हम फोर्सफुली यानी कि जब हम कहते हैं ना कि लंबा गहरा श्वास, जब फोर्सफुली श्वास लेते हैं तो हम 1200 का लीटर, और जब हम एक्सलेशन करते हैं उसमें हम 2500 से 300 कम से कम। इसका हम 1000 दिन में हम कम से कम जो लेते हैं 21,600 हम श्वास पर श्वास का इनहेलेशन और एक्सलेशन करते हैं। तो चलिए करेंगे हम इसी के साथ कपालभाति, सॉरी भस्त्रिका प्राणायाम। मैंने कल बताया कि जो बिगनर है वह मध्यम गति से, जिनको हार्ट की हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनका जिनका बीपी हाई है वो मध्यम गति से भस्त्रिका करेंगे, क्योंकि इससे हमारे शरीर में हीट जनरेट यानी कि उष्णता आती है, गर्मी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। और जो स्वस्थ है वो थोड़ा तीव्र गति से भी कपाल इस भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकता है। तभी हमारे जो वायु कोष्ठक है उनमें ऑक्सीजन इनहेलेशन अच्छे से होगा, तो हमारी हर सेल, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल प्योर रहेगा। उससे रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में नहीं होगी, नहीं हमारे शरीर में कभी म्यूकस बनेगा, नहीं खांसी कफ, इस तरह की शिकायत हमें कभी नहीं होगी। मैंने इसका खुद भी देखा है कि जब से मैं योग प्राणायाम करती हूँ मुझे कभी कफ से खांसी इस तरह की समस्या कभी नहीं होती। इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब आप करोगे तो लाभ आपको मिलेगा ही। लेकिन करने से मैं फिर वही कहती हूँ, और जो स्वात्मा राम जी ने कहा है कि चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चले भवे, यानी कि जब प्राण चलता है तो हमारे शरीर के सभी जो अलग अलग ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया है तो वे भी चलती है, क्योंकि प्राण के से ही तो हमारा सारा सिस्टम चल रहा है ना। यही तो एक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे अंदर। कल दीदी ने भी आपको बताया, इसको चलाने वाली, शरीर को चलाने वाली यही तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, प्राण शक्ति। तो चलिए हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। भस्त्रिका करेंगे, 1 मिनट तक हम भस्त्रिका करेंगे। आनंद के साथ, प्रसन्नता के, चेहरा किसी का नहीं बिगड़ेगा, पूरे चेहरे पर स्माइल रहेगी और भस्त्रिका करते जाएंगे। रिलैक्स, हमको कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना होता है। जिनको कुछ लंबी यानी कि गहरी बीमारी है जिनको, तो वह इसके रिपीटेशन को बढ़ाते जाएंगे। कि जो गंभीर रूप से बीमार है उनको जब भी लाभ होगा ना उनको, जब आप उसके अभ्यास को बढ़ाएंगे। लेकिन जो स्वस्थ है वो कम से कम 5 मिनट तो अवश्य भस्त्रिका करे। इसके बाद हमारा दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। एक चीज और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है, मैंने अभी बताया ना कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन लाने और ले जाने का काम करता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में। क्योंकि हम श्वास जहाँ बढ़ते हैं हमारे श्वास तो लंग्स तक बढ़ते हैं, फिर इसको लाने और ले जाने का काम कौन करता है, यानी कि CO2 बाहर छोड़ने का काम, ऑक्सीजन को ले जाने का काम
जिन लोग महिलाओं या जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का पूर्ण से होना जरूरी है। महिलाओं के लिए 13 से 15 कम से कम, और पुरुषों के लिए 13 से 18 पॉइंट होना जरूरी है। तो चलिए अब हम करते हैं अगला प्राणायाम, कपालभाति। स्वामी जी कहते हैं कि शरीर के 99% रोग कपालभाति करने से दूर होता है। देखते हैं ना, स्वामी जिनको गंभीर बीमारी है उनको कम से कम 1-1 घंटा स्वामी जी कपालभाति प्राणायाम करने को कहते हैं। और कपाल इस प्राणायाम को श्रेणी में लाने वाले, जब आप टेस्ट पढ़ोगे आगे, जब आगे से योग शिक्षा को आगे पढ़ोगे और ज्यादा इसका अध्ययन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो टेस्ट है, जो ग्रंथ है, इसको सठ क्रिया में रखा गया था, लेकिन इसको प्राणायाम की श्रेणी में लाने वाले भी स्वामी जी है। स्वामी जी ने इसके लाभ को देखते हुए प्राणायाम में रखा गया है। टेक्स्ट में आपको अलग अलग सभी योग प्राणायाम के बारे में जानकारी मिलेगी। ये कोई हमने नहीं बनाया, ये ग्रंथों में है, ये शास्त्रों में वर्णित है उनका। लेकिन क्या जानकारी जब होगी आपको, जब आप पढ़ोगे करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से मैंने बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा नर्वस सिस्टम है, तीनों क्योर होते हैं। जब तीनों क्योर हो गए तो हमारे चेहरे पर एक ओज और कांति खुद ही आएगी। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि कपालभाति करने से कैसे चेहरे पर चमक आती है, तो इसका कारण ये है, जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो चेहरे पर एक ओज और कांति खुद ही आएगी ना। क्योंकि कपालभाति का मतलब क्या होता है, कपाल यानी कि मस्तिष्क, भाति यानी कि ओज यानी कि कांति। तो चलिए करते हैं हम, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स। अब मुझे लगता है कि आपको कराते हुए आज कम से कम 5 दिन हो गए। हमने 10 तारीख से शिविर हमारा आरंभ हुआ था, तो आपको अब इसकी विधि में कोई वो तो नहीं होगी कि हम इसको कपालभाति को कैसे करना चाहिए। इसे मतलब जैसे कि हम सुबह सुबह इसमें ये जान, जैसे हम नासिका साफ करते हैं ना, इस तरह से नाक को खाली करते हैं, तो इसी तरह से हमें कपालभाति क्रिया करते हैं हम। और यह देखने के लिए कि हम कपालभाति ठीक कर पा रहे, नहीं तो इस तरह से अपने हाथ को सामने कर दीजिए और अपने नासिका जो श्वास का एक्सहेलेशन है, यानी कि श्वास को बाहर खाली करना है आपको, श्वास को, तो वो आपके हाथ तक, यानी कितने दूरी पर आपका श्वास बाहर कर रहे हैं, आप फेंक रहे हैं श्वास को, इस तरह से आप एब्जॉर्ब कर सकते हो अपने आप को। या कोई रुई रख लीजिए कि वो हिल पा रहे या नहीं हिल पा रहे, यदि जांचने के लिए आपका कपालभाति ठीक हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। कपालभाति करते समय पेट अंदर जाता है। इसकी विधि को रोज सभी बहनें आपको समझा रही है कि कपालभाति के लाभ कितने हैं, लेकिन मेरा फिर कहना है कि मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, उसके लिए मीठा खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से, लेकिन अगर आपको लाभ लेना है कपालभाति प्राणायाम का भी, तो इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए अगला प्राणायाम करते हैं हम कपालभाति के बाद, वायु प्राणायाम। कल मैंने आपको वायु प्राणायाम का तरीका बताया था कि कैसे हम वायु प्राणायाम करते हैं। इसमें हम 3 बंद लगाते हैं। पहले अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बंद करते हैं, उसके बाद हम अपने उद्यान बंद यानी कि पेट को पीछे ले जाते हैं, कि तीसरा बंद यानी कि जालंधर बंद, अपनी ठोड़ी को छाती से लगाते हैं। इसमें सावधानी किनको रखनी है, जिनको सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन को आगे नहीं लाएगा। तो चलिए करेंगे हम वायु प्राणायाम, सांस को भरेंगे। मैंने ये भी बताया था कि इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, महर्षि पातंजलि ने साधन पाठ के 34वें सूत्र में इसका वर्णन किया है।
क्या कहा उन्होंने, जब हम श्वास को भरते हैं और फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं तो इससे हमारा चित्त, हमारा मन प्रसन्न होता है, एकाग्र होता है। जब हमारा मन, क्योंकि जो हमारा चित्त है जब हमारा विचलित रहता है तभी तो हमें मानसिक रोग, यानी कि जब मन नेगेटिव थॉट बने रहते हैं ना हमारे विचारों में, जब हमारा चित्त शांत होगा तो हमारा जो बॉडी है उस पर भी उसका प्रभाव करते हैं कि शरीर का मन का और मन का शरीर के साथ गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा आपके शरीर में पेन है, दर्द हो रहा है, तो इसका इफेक्ट कहाँ दिखता है, कैसे पता चलेगा कि इसको पेन हो रहा है? आपके फेस पर उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। आपके फेस की भाव भंगिमाएं बिगड़ी हो रहती है, आपके फेस से ही पता चलता है कि हाँ इसको कोई समस्या है। लेकिन जब आपका शरीर प्रसन्न रहता है, खुश रहते हैं, तो उसका भी रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है? आपके फेस से ही कि ये तो आज बहुत खुश है, ये बहुत हैप्पी लग रहा है, इसको क्या मिल गया? तो इसका सब तो शरीर का मन का साथ और मन का शरीर के साथ। तो चलिए अब हम वायु प्राणायाम करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे हम इस प्राणायाम को। श्वास को भरेंगे, पहले मूल बंद लगाएंगे जो हमारे पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करता है, उसके बाद उड़ियान बंद जो जल तत्व को, और उसके बाद जालांधर तत्व जो हमारे को। रिलैक्स करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। अब हम यहाँ 3 तत्वों का शोधन कर रहे हैं, अपने पृथ्वी तत्व, अपने जल तत्व को और अपने वायु, यानी कि जो प्राण है हमारा, जो हृदय चक्र में, हृदय से हमारे कंठ तक प्राण है, उसके बाद हमारा उदान प्राण है और व्यान प्राण जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। रिलैक्स करेंगे। हमने 2 बार ये बाह्य प्राणायाम किया है, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार ही होल्ड करेंगे। एक विशेष शब्द आपको दीदी ने बताया होगा ना, जब प्राण तक पढ़ा है कि जो ये व्यान प्राण है, यही एक ऐसा प्राण है जब हमारी मृत्यु होती है तो कुछ समय के लिए यह हमारे शरीर में विद्यमान रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। जब आपने देखा होगा कि शरीर, आपने डेड बॉडी को देखा होगा कि हमारा शरीर कुछ समय के लिए फूल जाता है, तो उस समय वो धनंजय प्राण हमारे शरीर में व्याप्त रहता है। चलिए अब अगला प्राणायाम करेंगे हम, वायु प्राणायाम के बाद करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बारे में भी मैंने कल आपको डिटेल से बताया था कि हमारे सभी हार्मोन्स को बैलेंस करता है और हमारी थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, यानी T3 T4 के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मैं ये आपको फिर कह रही हूँ कि जो कोई अभ्यास करेगा लाभ उसी को ही मिलेगा। चलिए अब हम करेंगे अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। क्या करना है, कंठ से श्वास को भरना है गठन करते हुए और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर खाली करना है, और इसमें जालंधर बंद उन्हीं को अप्लाई करना है जिनको सर्वाइकल नहीं है, वरना अवॉइड करें। ये सभी विशेष ध्यान रख के, जिनको बैक पेन है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, जिनको सर्वाइकल है वो भी अपनी गर्दन को आगे नहीं ले जाएगा, वो बैक बैंड कर सकता है, उनके लिए बैक बैंडिंग बहुत लाभदायक है। कंठ से श्वास को भरेंगे, लंबा गहरा श्वास, रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर खा लेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसी अभ्यास को।
ऋषि पातंजलि समाधि पाठ के तीसरे सूत्र में कहते हैं वृत्ति सारूप्यमित्र, यानी कि जैसा हम अपने आप को समझने लगते हैं हम वैसे बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम दुखी है तो हम दुखी होने का अनुभव करते हैं, अगर हम सोचते हैं सुखी है तो हम सुखी। इसी तरह अगर हम अपने मन में यह ठान लेते हैं कि हम रोगी है, हम बीमार है, तो वही भाव हमारे शरीर में आ जाते हैं, वही हमारे मन में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी इस तरह का नहीं सोचना है, यानी वृत्तियों के अनुसार ही हम हो जाते हैं। जैसी वृत्ति हमारे विचार बन जाते हैं, वृत्ति यानी कि विचार। तो जब मैं कहूंगी, मेरा बार बार यही कहना है कि हमें योग अभ्यास करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल में योग को अपनाना है, अपनी जीवन शैली में योग को अपनाना है। तो चलिए, हमने 2 बार उज्जयी प्राणायाम किया, अब अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम। 5वां प्राणायाम है हमारा। उसके लिए मैंने बताया कि लेफ्ट नासिका से श्वास को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। हमारे शरीर को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, हमारे जो मानसिक रोग है उनको दूर करता है। इसका एक विशेष यह भी है कि किसी भी बड़ी से बड़ी यानी कि कोई भी असाध्य बीमारी हो तो हम उसमें बिस्तर पर लेटे लेटे भी हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि इसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो हम किसी ऑक्सीजन तो मिलना बहुत जरूरी है ना शरीर को, क्योंकि ऑक्सीजन से तो शरीर, तो इसलिए हम अपने शरीर में ऑक्सीजन के इनहेलेशन को बढ़ाते हैं। तो चलिए करेंगे, हम लेफ्ट नासिका से भरेंगे। रिलैक्स करेंगे। हमने ये 5वां प्राणायाम किया अनुलोम। अब हम करेंगे छठा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए हम षणमुखी मुद्रा बनाएंगे इस तरह से और श्वास को भरेंगे और श्वास को खाली करके भंवरे का गुंजन करेंगे। सभी मानसिक विकृतियों के लिए, मानसिक रोगों के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, जिसको अनिद्रा की समस्या है वह सोने से पहले भ्रामरी करे। रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हाथों की हथेली को आंखों पर रखेंगे और कोमलता से आंखों को खोलें। अगला प्राणायाम करेंगे हम उद्गीत ओमकार करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसे हम ओमकार कराएं। ओम का वाइब्रेशन उसे यानी ओमकार की ध्वनि हम उसके सामने क्रिएट कर सकते हैं कोई भी म्यूजिक पर। अगर कोई ज्यादा ही सीरियस कंडीशन में है तो ओमकार जरूर करें, क्योंकि उसके वाइब्रेशन से आपने देखा है कि हमारी जो ब्रेन की जो तंत्रिकाएं हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ता है। जो हमारी तंत्रिकाएं नर्वस सिस्टम है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जो ओमकार है उस ब्रह्मांड की ध्वनियां जो इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, जो जिससे हमारा शरीर व्याप्त है।
रिलैक्स। हमने 3 बार ओम किया, यानी कि उस प्रभु से हमने वंदना की है, प्रार्थना की है। यानी हम जब 3 बार शांति पाठ बोलते हैं या ओंकार करते हैं तो उस प्रभु से यही कहते हैं कि हमारे आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति हो, यह सभी दुख हमारे जीवन से दूर हो। अगला प्रणाम करेंगे हम प्रणाम, जो कि हमारा 8वां प्रणाम है, जिसको हम ध्यान साधना में भी करते हैं। तो चलिए प्रणाम करेंगे। प्रणाम यानी कि उस ओमकार का ही नाम है, उसका ध्यान करते हैं हम उस ईश्वर का। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मन को, चित्त को एकाग्र करेंगे। मन में यही भावना कि मेरे शरीर के सभी रोग दूर हो गए हैं, मैं एक सुखी आत्मा हूँ, मेरे जीवन में कोई भी व्याधि नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है, क्योंकि हम हमेशा ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं ना, ये नहीं वो नहीं, कभी भी उसका धन्यवाद शुक्रिया अदा नहीं करते हम उस ईश्वर का कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो उसने हमें यह प्राण यानी कि शरीर दिया है। लंबा गहरा सांस भरते जाएंगे और खाली करते जाएंगे और ईश्वर के प्रति अपने आप नतमस्तक करते जाएंगे। सरेंडर टू गॉड, यानी उस ईश्वर को ही सब कुछ समर्पित करते जाएंगे कि ईश्वर आपने ही मुझे उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाती हूँ प्राण में, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज छाया सभी स्थान, सृष्टि की कण कण में तू हो रहा है विद्यमान। आपका ही धरते ध्यान हम मांगते आपकी दया, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ये भावना रखते हुए श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आ रही श्वास से ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान हो रही है। श्वास खाली करते हुए इस सभी जीवन की सब नकारात्मकताएं, सभी दुख, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार सब दूर हो रहा है। हे ईश्वर, मैं आपका ही अंश हूँ, आप मुझ में ही विद्यमान। दोनों हथेली को इस तरह से घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे और कोमलता से आंखों को खोलेंगे। इस तरह ये हमने प्रणाम किया। ये 8 प्रणाम हमने किए। अब हम करेंगे सिंहासन। इसके लिए क्या करेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। सीमा जी, ओम सीमा जी, अभी टाइम है, अभी 6:42 हुए हैं। थोड़े से हाथ पैरों के सुस्त व्यायाम करा दीजिए पहले। चलिए दीदी, सिंहासन करा दो दीदी। हाँ, सिंहासन करा दीजिए, क्योंकि ये भी थायराइड का एक आसन है और ये आपके सिलेबस का आसन है। जी दीदी। सांस को भरेंगे और सांस को खाली करते हुए सिंह की तरह गर्जन करेंगे, जीभ को बाहर निकाल कर। कोई भी संकोच नहीं करेगा। जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे। बच्चों के हकलाना, तुतलाना, यानी हमारे जो चरण स्थल यानी कि जो विशुद्धि चक्र है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमें हो तो वह दूर होती है करने से यह क्रिया को। एक बार फिर से करेंगे। बहुत अच्छा, मुझे कुछ लोग करते हुए दिख रहे हैं। ये हमने सिंहासन किया। अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास करेंगे। हम पैरों से रिलेटेड कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम आसनों को करने में कुछ असमर्थ होता है, क्योंकि हड्डियां वीक होती चली जाती है। जैसे जैसे कैल्शियम की कमी होती है, तो जब हम इन सूक्ष्म क्रियाओं का करते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं कि इनका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको कहूँ, जब ये बहुत ओम सीमा जी, अभी ये बहुत कठिन आसन करती हैं, लेकिन क्योंकि आप सब नए अभ्यासी हैं, इसलिए आपको प्रदर्शन नहीं दिखाना, हमें आपको सिखाना है। वरना हमारी बहन सीमा जी इतने कठिन और एडवांस आसन करती हैं कि आप इस एज में, जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हों, और आप समझ सकते हैं इनकी एज क्या होगी, लेकिन ये वो
योगा अभ्यास करती हैं, एडवांस आसन करती हैं, पर हमने, क्योंकि हम अभी नए साधक हैं, इसलिए हमने केवल अपने रोगानुसार जो हमारे योगा अभ्यास है उन्हीं को कराया। तो आप ये सोचिए कि एक इस एज में जिन्होंने कि हमारे साथ सहयोग प्रशिक्षण शिविर लेकर अपना योगा अभ्यास प्रारंभ किया और आज इस लेवल तक पहुंची, तो आप सोच सकते हैं कि हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। तो किसी दिन लास्ट वाले दिन जब थोड़ा सा आप सब अभ्यासी हो जाएंगे, तब इनके एडवांस आसन हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए करिए सीमा जी। जी इस तरह से पैरों को हम सूक्ष्म क्रियाओं से भी वही लाभ प्राप्त करते हैं अपनी मसल, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाएं हमारे कहते हैं ना माइक्रो लेवल पर, यानी कि सूक्ष्म उस पे कार्य करती है हमारी कोशिकाओं पर, हमारी मसल्स पर, हमारी बोन्स पर। इससे हमारे जो मसल्स है, बोन्स है, उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। जब हम सूक्ष्म क्रियाओं का, हमारे जो जॉइंट की स्टिफनेस होती है वो पहले हम सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा ही दूर करते हैं। हम तुरंत आसन में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जब सुबह उठते हैं कहाँ आप पाद हस्तासन में भी अपना सर नीचे नहीं लगा सकते। तो इस तरह से हम अपने शरीर को, जिसको हम वार्म अप भी बोलते हैं, इस तरह से हम जब कुछ क्रियाएं करते हैं तो हमारा शरीर है वो गर्म होता है। तो जब हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हम शरीर से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो भी जॉइंट से रिलेटेड जो भी बीमारी, संधियों से, ये हमारे जॉइंट पर काम करते हैं। जैसे हमारे घुटने है, हमारा एंकल जॉइंट हुआ, हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ। इससे मुझे याद आ गया, क्योंकि मुझे भी एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको अपनी हर प्रॉब्लम आपके, मुझे थायराइड हुआ, मैंने आपको ये बताया कि मैंने योग से क्योर किया। तो उसी तरह मुझे फ्रोजन शोल्डर की समस्या में हाथ को भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी ऐसे, लेकिन मैंने कुछ समय के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का ही अभ्यास किया, पैरों से रिलेटेड, हाथों से रिलेटेड। तो आज फिर मुझे लगता था कि अब मैं कोई आसन ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर से मेरे जो जॉइंट है वो ही फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि मैं आज पूर्ण रूप से मतलब स्वस्थ हूँ, अपने हाथों को अच्छी तरह से कार्य कर सकती हूँ और कोई भी आसन आसानी से कर लेती हूँ। तो चलिए करेंगे हम पहले सूक्ष्म क्रिया को। इस तरह से पहले अपने पैरों को इस तरह से घुमाएंगे, जमीन से टच करते हुए 5 बार इस तरह से, 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इससे आपने देखा होगा जो ये हमारे पैर है ये पूरा दिन हमारे शरीर के भार को उठाकर रखते हैं, लेकिन हम इनको कोई भी एक्सरसाइज हम इनकी नहीं कराते। तो इस तरह हम अपने एंकल को रोटेट करेंगे, इनकी मसल्स को टोन करेंगे, जिससे हमारे पैरों से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो एंकल है घुटनों से रिलेटेड। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम घंटों यानी कुछ समय के लिए बैठे रहते हैं तो हमारे पैर में ना क्या बोलते हैं उसको, हम वो हो जाते हैं, सो जाते हैं, यानी कि उनमें झंझनाहट सी होने लगती है। लेकिन जब हम इस तरह से उनकी मसाज करेंगे, इस तरह से हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको यह समस्या, कुछ बहनों को मैंने अधिकतर सुना है कि अगर वे पैरों के कुछ समय तक बैठ लेती है तो उनके पैर सो जाते हैं, लेकिन जब ये अभ्यास करेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने पैरों को आगे पीछे, अपने राइट पैर के पंजे को आगे किया है तो लेफ्ट पैर को अपनी तरफ, शरीर की तरफ करेंगे। ये आपको बहन ने सिखाया भी होगा, आपको सूक्ष्म क्रिया में बड़े सभी जान गए होंगे अब तो सूक्ष्म क्रिया के अभ्यास। इस तरह से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब दोनों पैरों के पंजे को आगे भूमि की तरफ, जमीन की तरफ इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे, खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अभी आप देख रहे होंगे जो खींच रहे होंगे वो सिर्फ आपके एंकल पर ही प्रेशर नहीं दे रहे हैं, वो आपके घुटनों पर, आपकी काफ मसल्स, जो आपकी ये मसल्स काफ है, आपकी हैमस्ट्रिंग यानी थाइस की मसल, सभी पर कार्य कर रहे हैं। आपके जो पूरे पैरों की मसल्स हैं वो खींच रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है उनकी। तो अब रिलैक्स करेंगे, एक बार फिर से करेंगे इसी तरह से कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स करें। अब अपनी तरफ करेंगे, पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे जो हमारे घुटने हैं, जो उनके बीच में गैप होता है वो जमीन से पूरे लगे हुए हैं इस क्रिया को करने में, इस सूक्ष्म क्रिया को करने के। तो अपनी तरफ खींचेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स करेंगे। इस तरह कम से कम हमें 20 बार, 10 से 20 बार, 30 बार अपने पैरों की सूक्ष्म क्रिया बैठकर। अब ये क्रिया आप आराम से बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। आराम से जब आप खाली हो तो इस तरह से पैरों को रोटेट करना। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी यह अभ्यास कराए, क्योंकि मैं बड़े बुजुर्गों को अधिकतर घुटनों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड
प्रॉब्लम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आप उनको करा सकते हैं, क्योंकि आप भी आगे शिक्षक बनने जा रहे हैं ना, आप योग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको ये अभ्यास कराने होंगे, सभी को सिखाने होंगे। तो जब आप खुद अभ्यास नहीं करेंगे तो आप दूसरों को कैसे सिखाएंगे। तो चलिए अब हम अगला अभ्यास करते हैं घुटनों के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, हम श्वास को भरेंगे और अपने जो ये कटोरी है ना हमारी घुटनों की, इनको जो नीचे कुछ गैप रहता है, अगर हम ऐसे बैठे देखो रिलैक्स यानी कि, तो इनके बीच में आप फिंगर डालोगे तो आपको पता चलेगा इसमें गैप है, जमीन से टच नहीं है। लेकिन इस तरह से आप इनको खींच कर यानी कि पूरा जमीन से लगाएंगे तो पूरा गैप खत्म हो जाता है। और आपकी जो कटोरी है घुटने की, ये खींच रही है यहाँ की मांसपेशियां। तो जिनको घुटनों में दर्द है वह इन अभ्यास को कम से कम आराम से बैठे बैठे किसी भी टाइम कर सकते हैं इस अभ्यास को आप। तो इस तरह से जमीन से लगाना, फिर रिलैक्स करना है, जमीन से लगाना है, रिलैक्स करना है। इस तरह से जमीन से लगाना, रिलैक्स करना अपने घुटनों की पिंडलियों को, जमीन से लगाना, रिलैक्स करना, लगाना, रिलैक्स करना। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा होगा घुटनों से रिलेटेड सूक्ष्म क्रियाएं। अब हम करेंगे आगे अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ। इसके लिए आप स्थिर सुखमासन भी, स्थिरासन भी कर सकते हैं, स्थिर कोणासन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को खोल के आराम से बैठ जाएंगे बेड पर भी, या तो आप इस तरह से ये वाला अभ्यास कर सकते हैं अपनी कोर मसल्स के लिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब करते हैं हम अपने हाथों से रिलेटेड कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। तो पहले आप अपने इस तरह से अपनी कलाई के लिए, क्योंकि अब जब हम आसनों के लिए जब हम अपने पूरी बॉडी का वेट अपने शरीर पर उठाते हैं ना, तो उसके लिए हमारी कलाई मजबूत होनी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं बहनों की कलाई बहुत नाजुक होती है। तो इसलिए हमें अपनी कलाई को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से 1 अपनी मुट्ठियां बंद कर लेंगे, इस तरह से आदि मुद्रा लगाएंगे। आदि मुद्रा यानी कि अंगूठा अंदर और उंगलियां ऊपर, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इस तरह से अपने हाथ के फिंगर को आगे की इस तरह से खींचेंगे और बाहर की तरफ इस तरह से 1 2 3 4 5 6। जब आपके हाथों की फिंगर, कलाई, ये एल्बो ये मजबूत होगी तभी आप अपनी बॉडी का वेट उठा पाएंगे, किसी आसन में कुछ समय के लिए होल्ड कर पाएंगे। यानी कि अपनी कलाई को, अपने हाथों को, अपने शोल्डर की मसल्स को आपको मजबूत करना है। इस तरह आपके इसके रिपीटेशन को बढ़ाना है सूक्ष्म क्रियाओं के। अगला हम करेंगे शोल्डर के लिए। इस तरह से दोनों हाथों को रख लेंगे, फिंगर को, और श्वास को भरते हुए आगे 1 2, आगे कोहनियों को आपस में मिलाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों को सामने लाना है और फिर अपने शोल्डर पर रखना है। 1 2 3 4 5 6। अब साइड से करना है यही अभ्यास। 1 2 3 4 5। अभी आपने देखा होगा जो आपकी जो ये कोहनी है ना, ये तरह से ये मजबूत, जब हम इस पर प्रेशर देते हैं तो हम अपने वजन को उठा पाते हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे हम इस तरह से अपने हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास को भरते हुए इस तरह से लेफ्ट हैंड को राइट पर और राइट को लेफ्ट पर, इस तरह से, और कोहनी हमारे सर पे लगी हुई होगी इस तरह से। 1 2 3। सर्वाइकल वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है इस तरह से जो हाथों के, मैंने बताया ना कि अगर आप गर्दन से रिलेटेड कोई अभ्यास नहीं कर पा रही है बहनें जिनको सर्वाइकल है, तो वो इस तरह से ये हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो उनको सर्वाइकल पेन में आराम मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। जब हम उसके साइड की मसल्स को इतना मजबूत, इतना स्ट्रेंथनिंग देंगे तो वहां से रिलेटेड जो पेन है हमें
वो ठीक होगा। अब हम गर्दन को तो आगे नहीं ले जा सकते अगर सर्वाइकल है, लेकिन अपने शोल्डर को, अपने हाथों को तो हम रोटेट कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे जो सर्वाइकल एरिया है उस पर पड़ेगा। तो अब हाथों से रिलेटेड सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए जिनको सर्वाइकल है, जिन बहनों को, आपके आसपास किसी को है तो आप उनको बताएंगे कि आप उससे जो हाथों के रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड जो शोल्डर के रिलेटेड जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनका अभ्यास कीजिए, तो आपको सर्वाइकल के पेन में आराम मिलेगा। दीदी अब शांति पाठ कराओ, अब तो 6 मिनट बचा हुआ है। हाँ करा दीजिए, करा दीजिए। इसी के साथ आपको मैं गर्दन से रिलेटेड और बता दूं, गर्दन को इस तरह से लेफ्ट राइट, ये गर्दन का रह गया दीदी, ये भी कराई देती हूँ इस तरह से। जिनको गर्दन में किसी प्रकार की इंजरी है वो धीरे धीरे करेंगे श्वासों के साथ, इस तरह से श्वास को भरते हुए राइट जाएगा, श्वास को खाली करते हुए वापस, फिर श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट जाएगा, श्वास को भरते वापस। जिनको किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है वो इस तरह से 1 2 3 4 5 इस